हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी इसके थ्योरी को हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है, आप जाकर के उसे सबसे पहले देख लीजिए। आइए हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस किया है। तो पार्ट 1 में जो हमने डिस्कस किया था वो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट को डिस्कस किया। देन उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देन सर्किट डायग्राम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस पूरे चैप्टर में वो ओम्स लॉ, उसको डिस्कस किया। ये हमारा पार्ट 2 है। इनमें हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारा फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। देन उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। तो आइए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं आज के इस हमारे सेकेंड पार्ट को। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर्स डिपेंड्स। कि जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब पहले देख लेते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस का मतलब होता है हमारा, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वर्ड है उसका मतलब होता है रोकने की क्षमता। रोकने की क्षमता। अब भाई किसी तार में आप करंट पास कर रहे हैं या किसी भी तार या वायर या फिर कोई भी ऐसा कंडक्टर हो गया जिसमें आप करंट पास कर रहे हैं, तो आसानी से पास नहीं होने देता था, वो रोकने की कोशिश करता है। तो वो जो रोकने की कोशिश है उसी को हम उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस कहते हैं या उस मटेरियल की रेजिस्टेंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो हमारा पहला फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है उसे देख लेते हैं। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो हमारा यहाँ पर सबसे पहले यही देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ स्मॉल एल से यहाँ पर डिनोट करते हैं कि अगर लेंथ कम है तो उसकी रेजिस्टेंस भी कम होगी, अगर लेंथ ज़्यादा है तो उसकी रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पर एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ मैं आपको कि एक पहले वायर है, ये एक पतली सी वायर है, छोटा सा वायर है। यहाँ पर एक और वायर बनाते हैं, एक और वायर बनाते हैं यहाँ पर। तब बताइए एक इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे उसको पास होना है तो किस में ईजिली पास होगा, किस में ईजिली करेक्ट इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो करेगा, स्मॉल वायर में या बिग वायर में, जो लेंथी वायर में, जो हमारा छोटे, जो हमारा वायर ए या वायर बी में। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा वायर ए में इजीली फ्लो करेगा क्योंकि इसकी लेंथ कम है तो ज़्यादा कम रुकावटें आएंगी। अब देखिए इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ज़्यादा रुकावटें आएंगी। इसका मतलब कम रुकावटें हैं तो क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी कम होगा, है कि नहीं। अगर रुकावटें ज़्यादा हैं तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसीलिए जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो अब इसको एक तरीके से, या चूँकि हमारे आगे चल के एक इक्वेशन आने वाली है उसे भी हम यहाँ पर देखेंगे, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। देन जो सेकंड फैक्टर होता है हमारा वो होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है इसे जान लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैसे ये हमारा डिपेंड होता है। तो ये होता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कि मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो रुकावटें ज़्यादा होगी यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अभी कैसे होता है ये देखते हैं उसे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर दो तरह के वायर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फिर से। अभी एक पतली सी वायर फिर से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा, ये जो आप देख रहे हैं इसकी थिकनेस, ये जो है, ये जो थिकनेस है दोनों तरफ, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब इलेक्ट्रॉन्स तो इस यहाँ भी, अब एक और वायर बनाते हैं थोड़ी सी ज़्यादा थिक बनाते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो अब आप बताइए कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करना किस में ईजी होगा या किस में कम रुकावटें हैं। इसका मतलब यार रेजिस्टेंस किस में कम होनी चाहिए, रुकावटें ऑब्वियस सी बात है इसमें होंगी। ये तो भाई जगह। अब एक बात बताइए, एक पतली सी गली में एक कार को आप निकालेंगे और एक चौड़ी गली होगी, तो दोनों में से कौन से गली में ईजिली कार ट्रेवल कर पाएगी, निकल पाएगी। ऑब्वियस सी बात है जिसमें स्पेस ज़्यादा होगा, यानी कि इसमें क्या है, रुकावटें कम है तो इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा इसमें ईजिली फ्लो करेगा। तो मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली का मतलब यही होता है कि एक चीज़ कम है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा होगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है यानी मोर, तो रेजिस्टेंस कम होगा।
ओके, अब रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या बात होगी, करंट इजीली फ्लो करेगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा फैक्टर आता है वो है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, तापमान। ये कैसे होता है, टेम्परेचर के यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ओके, यानी कि अगर आप मान लीजिए कोई वायर है, वो अभी गर्मी 20 डिग्री टेम्परेचर है, अभी हमारा मौसम कितना है 20 डिग्री टेम्परेचर है, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और फिर थोड़ी गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर पहुंच जाता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, यानी उस वायर में जो रेजिस्टेंस कब ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जब कम ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस वायर की कम रहेगी। इसका मतलब जो अगर सर्दी के मौसम में या फिर कम गर्मी के मौसम में इलेक्ट्रिसिटी वायर में इजीली फ्लो करती है, इससे ये भी हमें पता चलता है। यदि गर्मी बढ़ जाए तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना मुश्किल हो जाएगा। इसी के बाद जो हमारा चौथा फैक्टर है, मैं इस साइड में लिख दे रहा हूँ, वो है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स, ये नेचर ऑफ मटेरियल जो होता है, जो हमारा कंडक्टर हो गया या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसका नेचर होता क्या है कि हर वायर, जो हमारे घरों में वायर तार होती है या कोई भी चीज़ है, तब एक तार को वायर का एग्जांपल लेते हैं तो क्या है कि अब सिल्वर वायर अलग होगी, कॉपर की वायर अलग होगी, सोने की वायर, गोल्ड की वायर अलग होगी, एल्युमिनियम की वायर अलग होगी। तो भाई सबका नेचर अलग अलग है कि नहीं, तब जब अब सबका रेजिस्टेंस भी अलग होगा, इसीलिए नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। हमारी एनसीईआरटी की बुक में ये जो टेम्परेचर वाला है रेजिस्टेंस के लिए नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर ये भी डिपेंड करता है। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। इसी के अंदर एक और टॉपिक है हमारा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है? रजिस्टिविटी भी स्टूडेंट्स एक तरह का रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक डायमेंशन होता है हमारा कि लेंथ इतनी होनी चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना होना चाहिए। तो क्या होगा, तो इसमें एक डायमेंशन फिक्स होता है हमारा, तो वो भी रजिस्टिविटी भी थी। और भी कुछ डिफरेंस बातें हैं, वो भी हम उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम रजिस्टिविटी को एक बार हम उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से देख लेते हैं। तो अभी हमने पीछे के जब हमने देखा था कि एक हमने इक्वेशन 1 मानी थी, फिर इसी में हमारा इक्वेशन ये हमने इसको 2 लिखा नहीं है, इक्वेशन 2, ये 2 इक्वेशन से हमें हेल्प मिलेगा रजिस्टिविटी को निकालने में। आइए इसको एक नए पेज पे पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी को हम सिंबल रो से दिखाते हैं। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, RHO, रो, ग्रीक लेटर है ये। तो अब हमने एक इक्वेशन लिखा था हमारा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इक्वेशन 1। देन हमने देखा था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे L/A। तो ये हमने कंबाइन करके लिखा। अब सीधी सी बात है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन तो हटाना होता है हमें, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटाने के लिए हमें कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो कांस्टेंट होगा ये हमारा रो होने वाला है। ये जो कांस्टेंट है ये क्या है, हमारा रो, इसी को रजिस्टिविटी कहते हैं। अब आप इस इक्वेशन से आप क्या रो की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। इससे कैसे फाइंड करेंगे, अभी इसी से मैं फाइंड कर रहा हूँ। ये जो रो हो जाएगा हमारा RA/L होगा। अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जा करके। तो ये हमारा हुआ रजिस्टिविटी। अब एक बात बताइए, अगर मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर आपका 1 यूनिट ले लेता हूँ, यानी 1 मीटर ले लेता हूँ, या कोई भी 1 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, चलिए 1 सेंटीमीटर चौड़ी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और सेम लेंथ हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है 1 सेंटीमीटर लेंथ है। तो मीन्स 1 सेंटीमीटर लेंथ और 1 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि सब कुछ यूनिट लेंथ में होगा। ओके, तो यूनिट लेंथ में होना चाहिए। तो ये तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा, ये जो इसके अंदर जो भी रुकावटें यानी रेजिस्टेंस होगी, वो क्या कहलाएगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, रजिस्टिविटी। ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, डायमेंशन इसमें फिक्स हो जाता है। ये बात थोड़ा समझने वाली बात है। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियरिटी होगा।
इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ अ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ माने 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी है, एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, यूनिट है, यानी कि 1 मीटर 1 सेंटीमीटर जो है। तो अगर ऐसा है तो जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, एक तरीके की रेजिस्टेंस ही है। अब मैं यहाँ पर 1 रख देता हूँ इसकी वैल्यू, तो रजिस्टिविटी क्या होगी, R मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1। तो अगर आप इसको करेंगे सॉल्व तो ये क्या होगा, R के बराबर ही होगा, यानी कि रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अगर किसी भी मटेरियल का यानी वायर का आप 1 यूनिट लेंथ हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ भी 1 यूनिट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो रजिस्टिविटी वो तो रेजिस्टेंस ही हो जाएगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगा वो रजिस्टिविटी कहलाएगी। बस क्या है, डायमेंशन फिक्स होना चाहिए। अब ये तो हमने इक्वेशन देखा, जो भी मैंने बॉक्स में जो भी इक्वेशंस लिख रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे दिमाग में बिल्कुल फिट करके रख लीजिए। अब इसी के साथ रेजिस्टिविटी के एक एसआई यूनिट भी होती है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट भी एक होता है, उसको हम कहते हैं, जो एसआई यूनिट है वो होता है ओम मीटर। ओम मीटर, रेजिस्टेंस का ओम था, अब रेजिस्टिविटी का क्या है, ओम मीटर, तो ये आपको याद रखना है। अब जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर कम है तो जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा था उसी तरह रेजिस्टिविटी भी है। और थोड़ा सा पहले एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टिविटी के बारे में देख लेते हैं, फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, उसे सॉल्व करेंगे, उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए सबसे पहले उसे देख लेते हैं। अब जो मेटल्स एंड अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो कहने का मतलब ये है, जो जितने भी मेटल्स होते हैं या अलॉय होते हैं इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है। कम होने का मतलब अब कम होगी रेजिस्टिविटी तभी तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इसलिए फ्लो करेगा, तो यहाँ पर यही मतलब है, तो आपको ये बात समझना है। और जो इंसुलेटर होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होता, जैसे कि लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो अब आप बताइए कि इसमें रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी कि कम होगी, रेजिस्टिविटी अधिक होगी कि या कम होगी, तो सीधी सी बात है इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, तभी तो इसमें सब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना बहुत मुश्किल है। और इसकी रेंज इतनी होती है 10⁻12 से लेकर के 10⁻17। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पावर पॉजिटिव में है तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, अब यहाँ पावर नेगेटिव में है तो बहुत छोटा नंबर हो गया, ये थोड़ा समझने वाली बात है। और इसी के अंदर एक और बात है अलॉय को लेकर के, रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय। अब रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय, अलॉय क्या होता है ये सबको पता होगा। अलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल, अगर हम किसी खास परसेंटेज में किसी मेटल दो से या 2-3 मेटल को मिला दें तो अलॉय कहलाता है। तो अब जैसे कि आप एक एनसीईआरटी हमारी बुक में कुछ दिया हुआ है टेबल, तो उसे देख लेते हैं। ये थोड़ा सा नीचे धुंधला है, लेकिन क्या देखिए, कंडक्टर्स है, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर मटेरियल जो सिल्वर है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। अब रेजिस्टिविटी कम है तो ऑब्वियस सी बात है, रेजिस्टिविटी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना ही, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो सिल्वर के अगर वायर बना जाए तो सबसे अच्छे वायर होंगे वो, क्यों, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो ये बात थोड़ी समझने वाली है। इसी तरह अब नीचे देखें, कॉपर की थोड़ी उससे ज़्यादा है, इस तरह बहुत ज़्यादा। तो अब इसमें आ गया एक अलॉयस, अलॉयस जरा समझना, एक कॉन्स्टेंटिन करके एक अलॉय है जिसमें कॉपर और निकल से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर कहना ये चाह रहा था वो पॉइंट में कि भाई जो कॉपर का रेजिस्टिविटी होगा और जो निकल की रेजिस्टिविटी होगा, इन दोनों की रेजिस्टिविटी से इन जो अलॉय मिक्स करके जो अलॉय बनेगा पूरे की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। ओके, तो ये थोड़ा समझना है कि जो कॉपर और निकल से जो रेजिस्टिविटी है उससे ज़्यादा होगी जो इनसे मिल करके जो भी हमारा वायर बन रहा है, जो अलॉय बन रहा है। इस तरह कॉन्स्टेंटिन की जो रेजिस्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी कॉपर और निकल के कंपैरिजन में, ये बात समझने वाली है, यही बात कर रहा है। और इंसुलेटर जो ग्लास हो गया, डायमंड हो गया, ये जो पेपर हो गया, इन सब के जो इंसुलेटर्स होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं करता या बहुत मुश्किल से करता है, वो क्या होते हैं, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर यही बात समझने वाली है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। अब हमारा नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब और भी 2 पॉइंट है कि अलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी या फिर बर्न कह लीजिए, रेडिली एट हाई टेम्परेचर। आसानी से जो अलॉय जो होते हैं वो इजीली जल्दी बर्न नहीं होते, जलते नहीं हैं ज़्यादा टेम्परेचर पे भी। तो इसीलिए ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस में यूज होते हैं, जैसे कि आपका टोस्टर हो गया, हीटर हो गया, प्रेस हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये अलॉय होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये जलते नहीं हैं, इसलिए इनके बनते हैं।
फिर अब कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस एज दे हैव लो रेजिस्टिविटी। सीधी सी बात है भाई, कॉपर और एल्युमिनियम के तार ज़्यादा बनते हैं क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है। तो इसी में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हमारा है वो है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। अब है हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स कि अभी तक तो हम बात कर रहे थे एक रजिस्टर की, एक कंडक्टर की। अब हम अगर यही 2-3 कंडक्टर आपस में एक सिस्टम में, अगर कहने का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा कंडक्टर होंगे तो आप उनकी रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे। अब हमें उसी के बारे में जाना है। अब रजिस्टर वर्ड अगर मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ, रजिस्टर्स कोई भी हमारा ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस हो। अब ये कुछ भी हो सकता है, आपका वायर हो सकते हैं या फिर फ्रिज हो सकता है, रेफ्रिजरेटर होता है, एसी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारे रजिस्टर्स ही कहलाते हैं जिनके कुछ रेजिस्टेंस हो, यानी कि जिसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो, रोकने की प्रॉपर्टी हो, क्षमता हो। तो इस जो अब हमारा इस टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हमें ये देखना है कि हम जब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स यानी एक से ज़्यादा रजिस्टर्स की बात होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो उसमें हम ओम्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहली बात तो रजिस्टर्स को कंबाइन करने का दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है, 2 तरीके से हम उनको कंबाइन कर सकते हैं। सबसे पहला रजिस्टर्स इन सीरीज़, या उनको सीरीज़ में लगा करके। दूसरा होता है रजिस्टर्स इन पैरेलल, या उनको पैरेलल में हम लगा सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर अब सारे रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो क्या होता है, अगर रजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर वही बात कर रखी है कि रजिस्टर्स इन सीरीज़ में क्या होता है कि जब when 2 or more रजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर एंड से एंड कनेक्टेड होता है, यानी एक का एंड दूसरे एंड में लगा होता है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आइए अब इसके बारे में देखते हैं कि इस पे ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल है, कैसे होता है। ये हमारा एक सर्किट है, क्लोज्ड सर्किट है, जिसमें 3 रजिस्टर्स लगे हुए हैं। ये देखिए रजिस्टर का सिंबल होता है, 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। पहले रजिस्टर का R1, तो इसी तरीके से R1, R2, R3 है। अब ये एमीटर लगा हुआ है, चूँकि देखिए एमीटर सीरीज में लगा होता है, वोल्ट मीटर क्या है, पैरेलल में। तो ये 3 रजिस्टर कैसे कंबाइन है, एंड टू एंड, सबका एंड एक दूसरे से लगा हुआ है, ये सीरीज में कंबाइन है। ओके, तो अब इस पे देखेंगे कि ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है। और हमारा मेन मकसद ये है कि भाई ये तीनों रेजिस्टेंस तो लगे हुए हैं, तो इन तीनों का अगर हमें कोई पूछे कि बताओ तीनों का कंबाइन रेजिस्टेंस कितना होता है, यानी कि पूरा मिला करके कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ये कैसे पता करेंगे हम। तो इसको पता करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ है, या प्रूफ कह लीजिए, या फिर एक हमारा इक्वेशन बनाया हुआ है, उसे देखते हैं हम। तो इसको शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट हमें बेसिक बातें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले कि जो इस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ईच रजिस्टर इज, सभी को बराबर बराबर करंट मिलेगा। अगर ये जो करंट फ्लो हो रहा है, R1 को भी उतना ही करंट मिलेगा। अगर मान लीजिए कोई बोले कि भाई एक सर्किट है जिसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर क्या हो रहा है, 5 एम्पियर करंट पास हो रहा है, 5 एम्पियर करंट है, आई की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर। तो अब R1 को भी 5 ही मिल रहा होगा, R2 को भी 5 मिल रहा होगा, R3 को भी 5 ही एम्पियर मिल रहा होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो ये बात हमें समझने की बात है। ओके, और दूसरी बात क्या है कि तीनों को जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। करंट सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग होगा। मान लीजिए कि 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर मैं बोल दूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट। हो सकता है इसको 1 मिले, इसको 2 मिले, इसको 3 मिले, अलग अलग, 3 2 5 1 6 कंबाइन होकर कितना हो रहा है, 6 ही हो रहा है ना। लेकिन अलग अलग रेजिस्टेंस को अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये बात समझने वाली है। तो अब आइए शुरू करते हैं। अब मिलेगा तो सबको अलग अलग, लेकिन क्या होगा, जोड़ करके कितना होगा सबको,
टोटल जितना है उतना ही होगा ना। 6, अगर मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पर, तो 6 वोल्ट पूरा मिला के तो 6 ही वोल्ट हो रहा है। वो अभी अलग बात है कि इन तीनों को इंडिविजुअली अलग अलग मिल रहा है। तो यही बात कहना चाह रही है कि टोटल वोल्टेज क्या होगा, सम ऑफ सेपरेट वोल्टेज। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन लगा हुआ है रजिस्टर, तो उसके लिए आप फॉर्मूला बताइए टोटल रेजिस्टेंस के लिए। वही हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी कि ये हमारा इसको V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा, इसको V3 मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। ये थोड़ा यहाँ पर समझना है। तो टोटल, लेकिन यही कहना चाह रहे हैं टोटल वोल्टेज क्या होगा, सम ऑफ सेपरेट वोल्टेज। तो बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, कहने का मतलब ये, आइए हम यहाँ पर करके देखते हैं कि भाई V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, V1 को कितना मिलेगा, V1 की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है, हमें ओम्स लॉ के हिसाब से पता है कि V बराबर IR होता है कि नहीं, V बराबर IR होता है। तो अगर हम R1 रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू IR1। I1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि I यहाँ पर पहले ही, क्योंकि सभी के लिए I क्या है, सेम है, करंट सेम है। तो V1 के लिए क्या होगा, IR1। इसी तरह मैं कहूँ V2 के लिए IR2, V3 के लिए IR3। तो अगर तीनों को कंबाइन करेंगे, ये तीनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में डालेंगे आप, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू IR1 IR2 IR3। अब यहाँ पे यही मैथ्स है, तीनों में I कॉमन है, तो I कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। V इज इक्वल टू I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर एक बात बताइए कि V बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं। तो मैं V की जगह IR रख सकता हूँ कि नहीं, तो V की जगह मैं IR रखूँगा। तो I इज इक्वल टू, यहाँ पे स्मॉल, ये स्मॉल ब्रैकेट होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I इधर भी है, I इधर भी है, दोनों मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि जो अगर सीरीज में कोई रजिस्टर लगे हुए हैं तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, यानी R, ये जो है टोटल रेजिस्टेंस है, ये तीनों रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस का क्या होगा, सम होगा। तो यही बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। देखिए मीन्स, अब हम देखते हैं इसी को नेक्स्ट पेज पे, जो हमारा है कि ये जो हमारा है यहाँ पर ये क्या है, देखिए RS बराबर, यानी कि RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो RS क्या है, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो यहाँ पे S का मतलब सीरीज से है। तो यहाँ पर यही बात, यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर निकालना था, और जो भी फॉर्मूले ब्रैकेट में लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तब इसी में क्या है, अब ये जो पॉइंट है हमारा, इक्विवेलेंट रजिस्टर इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सीरीज में, वो तीनों रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर के रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा, ओके, लार्जर होगा। तो अब हम देखते हैं रजिस्टर्स इन पैरेलल को, रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब ये देखिए एक सर्किट बना हुआ है। अब ये 3 R1 R2 R3 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल में कुछ इस तरह से लगता है, और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये आपका एमीटर लगा हुआ है, ये स्विच है, और ये बैटरी है, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। 3 रजिस्टर हैं, पीछे सीरीज में लगे थे और इसमें पैरेलल में लगा हुआ है। अब हमने पीछे ये देखा था, सीरीज वाले पार्ट में ये देखा था कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है तीनों को रजिस्टर को सेम होता है, अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज क्या है, अलग अलग होता है। बट यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर क्या है, वोल्टेज ईच रजिस्टर यानी सभी को सब बराबर मिलेगा। V जितना 6 वोल्ट अगर है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो 6 वोल्ट इसे भी, 6 वोल्ट इसे भी, 6 वोल्ट इसे भी मिले, इक्वल वोल्टेज सबको मिलेगा। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बात है और ये आपको याद रखने वाली बात भी है। बट करंट सबको अलग मिलेगा यहाँ पे, यानी कि R1 के लिए I यहाँ पे क्या होगा, I1 I2, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यही अब इसी चीज़ को लगा करके हमें दिमाग में रख करके इसे हमें सॉल्व करना है। अब ये हमें बताना है कि अगर रजिस्टर पैरेलल में लगे होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस तीनों रजिस्टर का मिला करके। इसी को हमें पता करना है ओम्स लॉ के फॉर्मूला यूज़ करके। अब सीधी सी बात है,
अब आई सब में क्या होगा टोटल, अब अलग अलग करंट है तो लेकिन मिला करके तो एक ही करंट होगा ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब वही है जैसे हमने वोल्टेज के लिए किया था, यहाँ पर करंट I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सेम हमें क्या था बाय ओम्स लॉ के हिसाब से क्या है V इजिकल टू IR, बट हमें निकालना क्या है, करंट निकालना है। तो यहीं से हमें I की वैल्यू क्या होगी V अपॉन में R। तो अगर I इजिकल टू V अपॉन R है तो अब R1 के लिए क्या होगा, यहाँ पर I1 इजिकल टू V अपॉन R1। V1 फिर क्यों नहीं होगा क्योंकि V तो सबके लिए सेम है। देन I2 बराबर V अपॉन में R2, I3 बराबर V अपॉन में R3। जितने रजिस्टर होंगे उतने ही हम उस हिसाब से लेंगे। तो अब सेम यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ही बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा तो टोटल I करंट कितना होगा, I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो सेम तो I बराबर, अब या I की वैल्यू रख दीजिए V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। अब V तीनों में कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हैं। I इजिकल टू V ब्रैकेट में 1 अपॉन में R1 1 अपॉन में R2। ये मैं प्रूफ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ओके, अब जब एग्ज़ाम में आ जाएगा तो आपको प्रूफ पता होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसे करते हैं प्रूफ। अब इसी को अब आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कर रहा हूँ I की जगह हम V अपॉन R रख सकते हैं ना, तो यहाँ पे V अपॉन R रख रहे हैं। सिमिलरली ये तो हमारा है 1 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन में R3। तो V क्या है आपस में दोनों एक तरफ है तो कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R, पैरेलल में तो P लगाएंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सेम है, आप इसे देख लीजिए, ये आपके बहुत काम का है, मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है, या आपको आना चाहिए। तो आप इस देख लीजिए, इसे आपको सॉल्व करने आना चाहिए। अब आरपी क्या है, यहाँ पर आरपी है टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पी फॉर पैरेलल। अब यहाँ पर हमने सीरीज़ में देखा था कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंस जो तीनों R1 R2 R3 का रेजिस्टेंस से ज़्यादा होता है, और लेकिन यहाँ पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है यहाँ पर तीनों के रेजिस्टेंस जो R1 R2 के R3 के रेजिस्टेंस से कम होता है। ओके, जैसे कि मान लीजिए R1 इज इक्वल टू 2 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम, R3 इज इक्वल टू 5 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में, ये मतलब कि सबसे कम 2 से भी कम होगा, हो सकता है 1.5 हो या उससे भी कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही कहना चाह रहे हैं ये कि जो भाई रेजिस्टेंस अगर आपका पैरेलल में कंबाइन है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा यानी आरपी होगा वो सबसे कम होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्या फ़ायदे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में। तो क्या फ़ायदे हैं, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, हमारे घर में जो सर्किट लगे होते हैं, वायरिंग की गई होती है, वो पैरेलल में की गई होती है। अब क्यों की गई होती है, अब ये पॉइंट को पढ़ के हमें समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा पूछ जाता था राइट द एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है देखिए, इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि अगर एक भी कंपोनेंट खराब हो गया, फ्यूज हो गया, तो पूरी सीरीज खराब हो जाएगी और कोई काम नहीं करने वाला। ओके, जैसे कि अब एक डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें यहाँ पर कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक बल्ब लगे हुए हैं। ओके, ये बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब है, ये सब ग्लो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, ये ग्लो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, सब बल्ब ग्लो कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर ये कोई भी एक बल्ब यानी कि ये वाला बल्ब क्या हुआ, हमारा फ्यूज़ हो गया, ख़राब हो गया,
तो क्या होगा, सारे के सारे बल्ब खराब हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे। कोई एक बल्ब भी फ्यूज़ हुआ यानी बंद हो गया तो सारे बल्ब ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे। तो यही सीरीज़ कॉम्बिनेशन में यही एक दिक्कत है। ओके, तो ये थोड़ा सा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जो कि पैरेलल में ऐसा नहीं है। आपका अपने घर में अगर क्या पंखा ख़राब हो जाता है तो क्या बल्ब जलना बंद हो जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो दूसरा, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट। सभी अप्लायंसेस को क्या होता है, अलग अलग करंट चाहिए होता है उनके हिसाब से। जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है उसको अलग करंट चाहिए, टीवी हो गया उसको अलग करंट चाहिए, वॉशिंग मशीन होगा उसको अलग करंट चाहिए। तो ये क्या होता है, सीरीज़ में ये नहीं हो पाता ऐसा। तो दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाई सीरीज एज करंट रिमेन सेम, क्योंकि सबको करंट बराबर मिल रहा होता है, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब तीसरा पॉइंट है हमारा, द टोटल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। जो टोटल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल सर्किट में वो कम होता है। हमने पीछे देखा था कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही कम होता है सभी रजिस्टर्स के रेजिस्टेंस से। तो ये हमारे 3 एडवांटेजेस हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ रहा होगा। ये हमारा पार्ट 2 है, थोड़ा सा है ट्रिकी है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर चैप्टर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।